अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं महरीन जमील। नासरीन, कौमी क्रिकेटर्स के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के आखिरी मरहले का आगाज़ हो गया है, जिसमें T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा समेत 17 खिलाड़ियों को मदऊ किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या स्किल्स कैंप से कौमी टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। दूसरी जानिब असर महमूद को रेड बॉल के कोच के तौर पर तैनात कर दिया गया, और अगर देखा जाए उनकी पिछली परफॉर्मेंस को, तो उनकी कारकर्दगी कौमी टीम के हवाले से कुछ अच्छी नहीं रही। तो उन्हें ये ओहदा किन वजूहात की बुनियाद पर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ अंजुम, जबकि कराची से हमारा साथ देंगे सलीम खालिक साहब। तो सबसे पहले बात करेंगे सलीम खालिक साहब से। सलीम खालिक साहब, क्या समझते हैं ये जो स्किल्स कैंप लगा है, इससे खिलाड़ी कितना फ़ायदा उठा सकेंगे और उनकी स्किल्स में कितनी इम्प्रूवमेंट हो सकेगी? देखें, एक्चुअल आइडियल जो सिचुएशन थी, पहले भी हमने डिस्कस किया था, वो ये थी कि इतना लंबा ऑफ सीजन होना ही नहीं चाहिए था। आजकल ज़माने में जो इस मौसम में क्रिकेट हो ही रही होती है सारी जगहों पे। देखें, आप जिम्बाब्वे की टीम तक खेल रही है, और हमने PSL से पहले इतने सीरीज वगैरह रखी है, प्लेयर्स को थका दिया, और PSL के बाद अब पारे गए, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है। ऐसे में ये कैंप लगाकर किसी हद तक प्लेयर्स को मसरूफ रखा गया। और माइक हैसन अब तो नहीं है, शुरू में वो थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन भी हुआ, एक इंट्रोडक्टरी मुलाकातें भी हुई लोगों की। लेकिन एज सच अगर आप समझें कि इस तरह के कैंप का कोई बड़ा ड्रामेटिकली फायदा होगा और प्लेयर्स के स्किल लेवल बहुत बढ़ जाएंगे, तो ये गलत है। थोड़ी बहुत जाहिर है उनको मसरूफ रखने के लिए एक मिला एक मौका, तो वहां पर आए, खेले। यंगस्टर्स को शायद थोड़ा बहुत फायदा हो। सीनियर्स तो वैसे भी एक एक करके कोई किधर निकल गया था, कम वक्त से ही आए। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। मेरा ख्याल है सिर्फ इसलिए कि बहुत लंबा गैप एक आ रहा है, और अगले महीने जो बांग्लादेश से सीरीज होनी है वो भी एक अलग रखी गई है। वो पहले शामिल नहीं थे शेड्यूल का, वरना ये गैप और बढ़ जाता वेस्ट इंडीज के टूर तक। तो कुछ ना होने से होना ही बेहतर है। चले, मसरूफ रखा प्लेयर्स को उन्होंने। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, आप क्या समझते हैं, वाकई मसरूफ रखा गया है या कोई फ़ायदा है इसका? देखिए महरीन, इतनी तौर पर अगर कुछ नहीं था तो फिर ये कैंप लगाना इतनी तौर पर अच्छा आइडिया था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े मुद्दत के बाद ये आइडिया इसको फ्लोट किया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमने देखा कि यंगस्टर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। गो के सीनियर खिलाड़ी भी अगर पूरा कैंप में शामिल होते तो इससे फ़ायदा होना था उनको, और उसकी तरफ यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइंदा तवज्जो देनी चाहिए कि जो यंगस्टर या उनके साथ साथ अगर सीनियर खिलाड़ी भी कैंप का हिस्सा बनते तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। इसका बुनियादी मकसद ये था कि खिलाड़ियों की जो स्किल्स है उसको बेहतर किया जाए। चौके छक्के लगाना हर कोई जानता है, इतनी तो उसको बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं तो फिर आपको उस प्रेशर और कंडीशन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना होता है। अगर आपको रन की रफ्तार के बेहतर बनाना तो उसके लिए आपको यही देखना होता है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो टीम की जिससे पोजीशन बेहतर की जा सके। तो कैंप में NCA के कोचेस भी हैं, उसके साथ साथ फावरियात भी हमने देखा हुआ है, ऑक्शन में अब्दुल रज़ाक भी हैं, इमरान फरत भी हैं। तो सारे मिल के इनका मकसद सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान खिलाड़ियों की खामियाँ है बैटिंग बॉलिंग की, उसको बेहतर किया जाए। साथ साथ इस पर फिटनेस पे काम हो रहा है, क्योंकि अब आपको याद है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वही कामयाब होता है ज़्यादातर जिसकी फिटनेस बेहतर है। रन सिंगल भी आपने लेने हैं, डबल्स भी आपने लेने हैं, चौके छक्के भी लगाने हैं, लेकिन उसके लिए आपको 100% देना पड़ता है तीनों शोबों में, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों खास तौर पर। और साथ साथ हमने देखा कि कैचेज जो ड्रॉप होते रहे, PSL में हमने देखा कि दर्जनों के हिसाब से कैचेज ड्रॉप हुए। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो फिटनेस कैंप लगा, स्किल्स कैंप लगा, इसमें इतनी तौर पर उनको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ख़ास तौर पर यंगस्टर के सामने, क्योंकि एक बड़ा फ्यूचर है पाकिस्तान के लंबी क्रिकेट खेलने के लिए। उनको हर शोबे में अपनी परफॉर्मेंस 100% देना पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त एक मुकाबलेबाजी का दौर है कि हर तरह एक बॉलर अगर है तो उससे अच्छा का बॉलर इतनी तौर पर बेंच पर भी मौजूद है। तो अब एक अच्छा मौका है कि इन स्किल्स कैंप के ज़रिए इनको सीखने का मौका मिला है, और उम्मीद की जा सकती है कि अब ये 7 जुलाई से जो कैंप शुरू होगा दौरा बांग्लादेश के लिए और वेस्ट इंडीज़ के लिए, जिसमें माइक हैसन भी आएंगे 6 तारीख को यहाँ पर, तो उससे पहले जो इनका फिटनेस का म्यार था, इसकी जो स्किल की तकनीक जो खासी बेहतर हो चुकी होंगी। और यही डिमांड की थी जो माइक हैसन हमारे हेड कोच है वाइट बॉल के, उन्होंने भी कि हमारे खिलाड़ियों को अपनी स्किल पर फोकस करने की ज़रूरत है। और उसी फार्मूले के तहत ये कैंप लगाया गया था, जिसका जो अख्ताम होगा 4 जुलाई को। उसमें मजमूई तौर पर 47 जो क्रिकेटर थे बासलाहियत, उनको मौका दिया गया। बाबर
आज़म ने भी कुछ चंद दिन इसमें ट्रेनिंग की, लेकिन उनको चाहिए था कि वो पूरा अगर कैंप को वो फॉलो करते तो ज़्यादा बेहतर होता। इस वक्त तो वो यकीनी तौर पर बाहर अपना सैर सपाटे में मसरूफ़ हैं। इससे हो सकता है कि उनको ज़हनी तौर पर थोड़ा रिलैक्स हो, क्योंकि उनकी परफॉर्म अच्छी नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि ये जो बाहर टूर था उनका वो उनके कागल साबित और फ़ायदा हो पाकिस्तान की टीम को। बाज़ार तो यही लग रहा है कि जो T20 स्क्वाड अनाउंस होगा इसी हफ्ते में, कैंप जब शुरू हो जाएगा, तो उसमें बाबर आजम की ज़्यादा कोई शमूलियत के इम्कानात नहीं है। ताहम अगर वेस्ट इंडीज़ के साथ वनडे मैचेस होते हैं तो यकीन तौर पर इसमें बाबर आजम उसका हिस्सा बनेंगे, और बाबर आजम के साथ साथ मोहम्मद रिजवान की भी शमूलियत इसमें मुतवक्को है। हाँ, अलबत्ता अगर शहीनशाह अफरीदी की बात की जाए तो उनके बारे में यही ज़राए ने हमारे कन्फर्म किया कि शायद उनको T20 में टीम में दोबारा वापस भी लिया जा रहा है। सही। अच्छा सलीम खालिक साहब, आप क्या समझते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस तब बेहतर होगी और जब उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे अब स्किल्स कैंप लगाए, तो क्या इससे खिलाड़ी मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट होगी, और माहौल क्या हमने बेहतर दिया उन्हें? माहौल तो यकीनी तौर पर बेहतर दिया, उनको मौका मिल रहा है, लेकिन कोचेज में से कुछ ऐसे कोचेज हैं जिनको खुद सारी जिंदगी कोचिंग की जरूरत रही, लेकिन अब वो दूसरों को कोच कर रहे हैं। खैर, ये तो पाकिस्तान में ऐसे ही चल रहा होता है। और अब जैसे हमने पहले कहा कि चले मौका मिला, कुछ यहाँ पर खेल रहे हैं, कुछ अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सीखने का इनको मौका मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप देखें, माजी में भी इस तरह के बड़े कैंप्स लगते रहे हैं। एक वर्ल्ड कप हुआ था रिसेंटली, इससे पहले एक कैंप लगा था, बड़ा मशहूर हुआ था। उस वर्ल्ड कप में कितना बड़ा डिजास्टर हुआ, अल्लाह न करे अभी कुछ ऐसा हो। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन जो बहुत ज्यादा हाई हुई है कि भाई अब ये कैंप में चले गए ना, अब देखना ये प्लेयर कोई कैच ही नहीं छोड़ेंगे, ये प्लेयर छक्के लगाने लगेंगे। रजाक ने, देखिए रजाक ने ठीक है कोशिश की, लेकिन किसी के कहने से कोई ऐसा नहीं हो सकता। छक्का लगाना कोई ऐसा नहीं है कि कोई बता दे कि यार छक्के ऐसे लगाते हैं, उसने यूं किया तो छक्के लगा लिए। उसके लिए खुद प्लेयर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ता है। असल क्रिकेट दिमाग का गेम है। आपने देखा इंग्लैंड ने एक दिन में कितना बड़ा हदफ अभी इंडिया के खिलाफ चेस करके जीता था। यही अगर पाकिस्तान टीम उस मैच में खेल रही होती तो जब मैच खत्म होता 110 रन पे 8 आउट होते पाकिस्तान के, और टेल एंडर ने बचाया होता शिकस्त से। माइंड का तो दिमाग का मसला है। अभी भी ये यहाँ पर तो चले ठीक है कि छक्के लगा रहे हैं, कैच पकड़ रहे हैं, जब मैच का प्रेशर में आते हैं ना प्लेयर, उसके बाद उनकी जमीन आसमान का बॉडी लैंग्वेज में उनके फर्क आ जाएगा। उस वक्त वो फिर अपने डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे कि यार मेरी टीम में जगह है भी या नहीं, मैं अगर छक्के लगाने के चक्कर में गया आउट हो गया तो मुझे बाहर कर देंगे। उसके बाद वो फिर वही हो जाएगा। दूसरी बात है, यहाँ इतने सारे लड़कों प्रेशर की अगर बात की जाए, माइंडसेट की बात की जाए, तो उस पर कैसे काम किया जाए, वो कैसे बेहतर की जाए खिलाड़ियों की? उसके लिए उनको सेफ एंड सिक्योर एक माहौल देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 40 प्लस प्लेयर्स को बुलाया गया, लेकिन जो स्क्वाड सेलेक्ट होगा आपको भी पता है, मुझे भी पता है वो क्या होगा स्क्वाड। वही लड़के जो खेल रहे हैं 14-15 वही आएंगे, और इनमें से ज्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो बाहर होंगे। वो जूनियर लेवल के टूर करेंगे अपना, बिल्कुल करेंगे। लेकिन वो इसी तरह हो सकता है कि जो लड़के खेल रहे हैं, जो यंगस्टर आ रहा है, उसको आप सीरीज से पहले ही बोल दें कि यार तुम्हारा काम ये है, तुम्हें ना इस तरह की बैटिंग करनी है, जारहाना तुमसे हमें बैटिंग चाहिए, इतने तुम्हें बॉलें मिले तो तुम इतने रन बनाओ। तुम्हें 3 मैच की सीरीज में तीनों मैचों में 0 पे भी आउट हो गए ना, तो तुमने टीम से नहीं निकालेंगे, ये हमारी तुम्हें गारंटी है। तुम अपना नेचुरल गेम खेलो, अपना इंटेंट शो करो। उसको आप एक जहनी तौर पर एक उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे कि यार वो जब सिक्योर हो जाएगा ना, तो उसके बाद वो फिक्र करना छोड़ देगा और फिर वो टीम के लिए खेलेगा। वो अपने लिए नहीं खेलेगा कि यार मैं अपने 20-25 करके अपना अगला मैच पक्का करूं। उसको जब पता होगा कि यार मैं अगर 10 रन पे भी आउट हो गया 2 बॉलों पे बना के, तो भी कोच ने बोला अगले 2 मैच भी मैं ही खेलूंगा, तो फिर आप देखें कितना फर्क आता है परफॉर्मेंस। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये बात बड़ी अहमियत रखती है? सेकंड, अजहर महमूद को रेड बॉल का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? उनकी कारकर्दगी पहले भी कोई ख़ास नहीं थी? देखिए, अजहर महमूद खासे तजर्बाकार है, इंग्लिश कंडीशन का उनको इतनी तौर हमसे ज़्यादा तजर्बा है हमारे पाकिस्तानी कोचेस से, और काफ़ी अरसे से टीम का हिस्सा हैं। कभी हेड कोच होते हैं, कभी असिस्टेंट कोच होते हैं, कभी बॉलिंग कोच होते हैं। तो किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी खिदमात से फ़ायदा उठा रहा है। अब चूँकि उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो अप्रैल तक था, उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाह रहा था कि उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट का उसकी खिलाफ वर्जी हो, इसलिए बेहतर यही समझा गया कि उनको पार्ट टाइम हेड कोच के तौर पर अगर ये जिम्मेदारियाँ दी जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान ने अनाउंस तो कर रखा है वाइट बॉल टीम के हेड कोच के तौर पर माइक हैसन को। अब हमारे पास रेड बॉल टीम का कोई गैर मुल्की कोच नहीं है फिलहाल दस्तयाब। इसके लिए यकीनी तौर पर हो सकता है कि पीसीबी ने यह सोचा हो कि जब तक कोई हेड कोच का तकर्रर नहीं हो पाता, हमें को मिल नहीं जाता मौजूद उम्मीदवार, तो उससे पहले अजहर महमूद से काम लिया जाए, क्योंकि अजहर महमूद कोई और ऑप्शन नहीं नजर आई।
अजहर मैम बेसिकली क्योंकि वाइट बॉल टीम के साथ अटैच थे, तो उनसे क्योंकि अब माइक हैसन के आने के बाद तो उन्होंने यकीनी तौर पर बॉलिंग कोच भी नए आ गए हैं, फील्डिंग कोचेस भी लाए जा रहे हैं। तो जो माइक हैसन उन्होंने तो अजहर महमूद के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था कि अजहर महमूद से कहाँ काम लिया जाए। तो इसलिए उन्होंने समझा कि जब तक कोई फुल टाइम कोच हमें मिल नहीं जाता उस वक्त तक अबूरी हेड कोच के तौर पर अजहर महमूद से ही काम लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की अब जो सीरीज़ आने वाली है वो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, होम सीरीज़ हो गई है। पाकिस्तान को 3 वनडे मैचेस भी खेलते हैं, 3 T20 मैचेस भी खेलने हैं, लेकिन असल इम्तिहान पाकिस्तान टीम का ये है कि हम क्योंकि 9वें नंबर पे थे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में, अब क्योंकि नया सर्कल शुरू होने जा रहा है अगली सीज़न का, तो उससे पहले टेस्ट टीम के तौर पर पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना एक चैलेंज है। और उसके यकीनी तौर पर जो अजहर महमूद के आने से कुछ ना कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फ़ायदा ज़रूर होगा, फ़ायदा मिलेगा कि उनका जो तजर्बा उससे फ़ायदा उठाया जाए। ज़रूरत इस समझ की है कि जो भी मामला किए जाए उनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए कोचेज़ के साथ जाना चाहता है तो उसके लिए आपको जो एक पूरा 2 साल का टाइम फ्रेम देना पड़ेगा उनके, और उसके बाद छोटे छोटे जो उनके टारगेट्स हों उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक काम नहीं करेगा उस वक्त तक टीम में बेहतरी की ज़्यादा गुंजाइश नज़र नहीं आती। सही। अच्छा सलीम खालिक साहब, आप क्या कहेंगे अजहर महमूद की तैनाती पर? क्योंकि आप कोई ये अंदरूनी ग्रुपिंग का मामला है, बैरूनी कुछ मुदाखलत है, कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में अबूरी जो लफ्ज या कायम मकाम अगर लग भी जाए ना तो उसका ये मतलब नहीं होता कि एक सीरीज है। तो आपने भी रिसेंटली आकिब जावेद को भी देखा होगा, कितने सीरीज हरवा के उनको फिर हटा, और हर सीरीज के बाद वो ये कहते थे मैं तो पूरी तौर पर आया हूँ। तो अजहर को भी कहा तो ये गया है, लेकिन अब देखते हैं वो कितने टाइम के लिए है। एक चीज है कि हम लोग टेस्ट क्रिकेट को इतनी तरजीह नहीं देते। इस पूरे साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 4 टेस्ट मैचेस हैं, जिनमें से 2 हमें बांग्लादेश हमारे घर पे हरा कर गया। अब 2 हमें खेलने हैं अक्टूबर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट। तो 4 टेस्ट मैच जो टीम साल में खेल रही है उसकी तरजीहात का आप अंदाजा लगा सकती है। हाँ, अगले साल बेहतरी आएगी इसमें। अगले साल हमारे 9 टेस्ट मैचेस हैं, लेकिन उन 9 में भी सिर्फ 2 हमारे घर पर है, बाकी 7 हमें बाहर जाकर खेलने हैं, 3 इंग्लैंड में भी जाकर खेलने हैं। तो डेफिनेटली इंग्लैंड का अजहर को बड़ा तजुर्बा है, और वो फॉरेन कोच ही समझे आप उनको, पाकिस्तानी नहीं है, वो ब्रिटिश नेशनल है। वो तो वो ब्रिटिश नेशनल है, तो यहाँ भी फॉरेन कोच ही हमारे पास आ रहा है, और उनको काफी एक्सपीरियंस तो है कोचिंग का, लेकिन नाइब कोच ज्यादातर रहे। वो हेड कोच के तौर पर मेरा ख्याल है कितना ज्यादा उनका एक्सपोजर है नहीं। तो अब ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद वो किस तरह परफॉर्म कर पाते हैं ये देखना होगा। लोग आज मैंने देखा सोशल मीडिया पे बड़ी बातें कर रहे हैं कि यूनुस खान को होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था। देखिए, यूनुस खान बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे, लेकिन यूनुस खान के साथ कुछ मसाइल हैं, वो एडजस्ट नहीं हो पाते इतनी जल्दी माहौल में। तो उनके साथ 5 साल का भी मुआहदा हो तो वो 5 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी नाराज हो जाते हैं, वो तो उनको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो फिर पीसीबी ऐसे कोचेस से थोड़ा दूर रहता है, कोई भी इदारा, और प्लेयर भी थोड़ा इतना ज्यादा उनके साथ फिट नहीं हो पाते। मिसबाह उल हक का नाम लिया जा रहा है, लेकिन मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट में जो डिफेंसिव एक माइंड सेट आया वो मिसबाह की मरूने मिन्नत है, मिसबाह ने ही ऐसा किया। और आजकल की क्रिकेट बेसबॉल बात हो रही है कि इंग्लैंड का स्टाइल है ऐसा। अब वो माजी जैसी क्रिकेट नहीं होती कि 400 बॉलें खेल के 100 रन बना के आप बल्ला हिलाते हुए आना। आजकल की क्रिकेट हालांकि आज तो एक दिन में 400, 450, 500 रन भी बन जाते हैं। तो अब क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो मिसबाह का आपका काम नजर नहीं आ रहा था, हालांकि पहले उसका नाम आ रहा था, लेकिन उसकी शायद डील नहीं हो। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा ये फैसला किया। तो शायद पीसीबी को इतने ऑप्शंस नजर नहीं आए होंगे फिलहाल, तो इसलिए अजहर को लेकर आए हैं वो। जैसे मैंने पहले आपको बताया 2 टेस्ट इस साल होने, और उसके बाद जब तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, अभी यूसुफ साहब बता रहे थे अप्रैल तक का, तो मैंने अभी शेड्यूल इतना गौर से नहीं देखा, 1-2 ही टेस्ट उस वक्त होंगे। तो उस वक्त तक पता चल जाएगा कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। हो सकता है कोई फॉरेन कोच पाकिस्तान को मिल जाए तो फिर वो उसको रख लिया जाए। तो जब तक तो उनको टाइम देना चाहिए, देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करें। सही, उन्हें टाइम देना चाहिए। नाज़रीन, क्रिकेट के साथ हॉकी पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे पीएसएल के हवाले से। सलीम खालिक साहब, क्या कहेंगे? पीएसएल के मामला बड़े डिले हैं, एशिया कप का मामला भी हमारे सामने है, मेज़बानी कर रहा है इंडिया, ज़रा क्या कहते हैं? पहले पीएसएल के हवाले से बताऊं कि पीएसएल है T20 की, लेकिन उसके मामला जो है ना वो जो 76 या 80s की जो टेस्ट क्रिकेट होती थी उस हवाले से चल रहे हैं।
बहुत स्लो काम हो रहे हैं, बहुत सारे अभी चीजें होनी है ऐसी, लेकिन कुछ पता ही नहीं है। पीसीबी ने एक अलग कंपनी बनाने का ऐलान किया। सलमान नसीर जो CEO होते थे पीसीबी के, उनको PSL का CEO बनाया। PSL हो तो गई, लेकिन उसके बाद अब कुछ हुआ ही नहीं, ना उस इवेंट के अकाउंट्स वगैरह के हवाले से कोई काम हुआ। चले उसको अगर हम छोड़ भी दें तो अभी जो कि 11वां एडिशन अगले साल होना है, तो 11वें एडिशन से पहले जो मौजूदा टीमें हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे, तो उसकी जो है वैल्यूएशन होनी है। उसके बाद उनकी फीस इंक्रीज करने का फैसला होना है। वो वैल्यूएशन करेगी एक ऑडिट कंपनी, उसका भी अभी तक नहीं हुआ। 3 महीने तो वो काम करने में लेगी एटलीस्ट। उसके बाद जो 2 नई टीमें लेनी है आपको, उन 2 टीमों का भी अभी तक कुछ काम शुरू ही नहीं हुआ है। उसके अलावा जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, स्टेडियम की स्पॉन्सरशिप राइट्स है, 50 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी बड़ी चीजें होनी है, अभी तक खामोशी है, कुछ नहीं है। तो इसमें देखना पड़ेगा सलमान नसीर साहब को कि इतनी बड़ी उनको जिम्मेदारी मिली है, तो जरा स्पीड दिखाएं, T20 के स्टाइल में वो काम करें और साथ अपनी टीम भी बनाए। अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। और अभी एक ही ऐड आया है GM के लिए, सुना है उसमें भी जो खातून PSL 10 में जिनको आर्थिक तौर पर कुछ महीनों के लिए रखा गया था, उनको मुस्तकिल करने की कोशिश है, तो वो ऐड दिया है। तो PSL में इस काम तेज होना चाहिए। अब आते हैं एशिया कप के हवाले से। तो एशिया कप के हवाले से इंडिकेशंस तो अच्छे आ रहे हैं। ये अपने 2-3 दिन पहले स्टोरी भी दी थी, उसमें अभी ये 12 से 28 सितंबर की जो डेट्स है उस पर बात हो रही है कि ये होगी। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उसका होस्ट है, उसने शायद एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से बात की है दुबई में मैचेस कराने के लिए। और चूंकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है इसका, $170 मिलियन का, इंडियन एक मीडिया ग्रुप है उसका, तो वो अब जाहिर है अगर कैंसिल हुआ तो अच्छा खासा उसको लॉसेस होने हैं। तो शायद इस वजह से कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि इवेंट हो जाए किसी तरह। हॉकी में भी पाकिस्तान टीम को जूनियर वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आने की दावत दी गई है, क्योंकि आज एक स्टोरी आई है जिसमें कहा गया है कि हॉकी टीम को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हमारी इजाजत इंडिया की नहीं देगी कि उनको जाने दिया जाए और आने दिया जाए। तो मतलब मिक्स एक फीलिंग आ रही है। इंडिया पे कभी एतमाद नहीं किया जा सकता कि हम बिल्कुल कहें कि जी इंडिया की टीम आ रही है एशिया कप खेलने के लिए। तो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसको अपना प्लान बी भी तैयार करके रखना पड़ेगा। लेकिन अब तक की जो इत्तलात है वो यही है कि शायद एशिया कप हो जाएगा। सही। अच्छा, यूसुफ अंजुम साहब क्या समझते हैं, प्लान बी क्या होना चाहिए? हॉकी क्रिकेट दोनों की मेज़बानी कर रहा है इंडिया, इसके अलावा PSL की बात करें तो आपके ख्याल में 2 टीमें अगर और शामिल हो जाती हैं तो अच्छा नहीं होगा? देखें, ये तो बड़ी पहले अरसे से चीज़ें चल रही है कि 10वें सीज़न के बाद 2 नई टीमों का इजाफा किया जाएगा। इसमें किन्हीं तौर पर इससे खिलाड़ियों को थोड़ा रोज़गार भी बढ़ेगा और नए खिलाड़ियों को मौका भी मिलेगा, लेकिन इसको एक बेहतर मनसूबाबंदी करना पड़ेगी, क्योंकि कुछ कोताहियाँ कमियाँ हमने देखी। PSL जो जितने भी सीज़न हुए उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि जो 12 उन्होंने कहा भी है कि हम अपनी इस चीज़ों को, इस जो ब्रांड इसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जैसे सलीम खालिद साहब ने कहा कि अभी तक ये टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं T20 फॉर्मेट का, हालांकि ये सारा इवेंट है, तो उसको थोड़ी उसको स्पीड अप करना पड़ेगा काम को, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी। जिस तरह PSL का इख्तिताम हो उसके बाद चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, तो वो अभी तक अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो फुर्ती दिखाई नहीं दे रही। जो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की स्पीड हम देखते हैं, उसके जो बाकी फॉलोअर्स हैं उस तरह उनको अभी तक काम करते हम नहीं देखा। उनको थोड़ा अपनी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। इंडिया चूँकि हम कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान खेलों में आगे बढ़े, और यकीनी तौर पर वो ये चाहेगा कि पाकिस्तान को हर हवाले से नीचा दिखाया जाए। इसलिए आपको याद है कि 3 टीमों ने पाकिस्तान की उन्होंने इंडिया का सफ़र करना है। एक हमारी जो इससे पहले 27 अगस्त से वहाँ पर बिहार में वहाँ पर एशिया कप हो रहा है हॉकी का, जो वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड है, जिसमें जो टीम जीतेगी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। जबकि उसके बाद पाकिस्तान की जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़रिए एहतमाम एशिया क्रिकेट कप होना है 10 सितंबर से या 12 सितंबर से उसका आगाज़ होना है। अब उसके हवाले से इत्तला यही है कि उसको अब UAE में शिफ्ट करने का एक काफ़ी हद तक ये इनका फैसला हो चुका है। अभी इस पर इनके बातचीत जारी है। जैसा कि सलीम खालिद साहब ने भी कहा कि वहाँ के जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पर उनको लिए रब्ता किया गया है। तो यकीनी तौर पर हमें भी चाहिए होगा कि जिस तरह क्रिकेट में हमने हाइब्रिड मॉडल का तस्वर लाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसी तरह हॉकी में भी ऐसी चीज़ें लानी चाहिए। क्योंकि आज ही जो इंडियन हॉकी के सदर हैं और सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हम अपनी हुकूमत से पहले पूछेंगे क्या पाकिस्तान को बुलाना चाहिए। हालांकि ये सारा जो किसी को इनवाइट करने का सारा जो सवाबदीद होती है
ये एशियन जो हॉकी फेडरेशन और एशियन क्रिकेट काउंसिल की होती है। अच्छा। तो इसमें चूंकि मेज़बान है इंडिया, तो वो तो यही चाहेगा कि पाकिस्तान के बगैर ही इवेंट करवा लिया जाए। इंडिया तो खैर हमेशा से यही चाहता है। अच्छा, यूसुफ अंजुम साहब, हेड कोच हॉकी टीम, ताहिर जमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताहिर साहब, एक तो हम बहुत खुश हैं कि हमारी टीम फाइनली जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन उसके बाद फिर हमें थोड़ी सी मायूसी भी हुई कि फाइनल हमारी टीम नहीं जीत सकी। क्या वजूहात थी आपके ख्याल में? लड़के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे या अंडर प्रेशर हो गए? वजूहात क्या बनी? जी शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि जो फाइनल था उसमें काफ़ी ज़्यादा होप्स जो हैं वो अलाइव हो गई थी पूरी पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स की कि हमारी ये कोशिश कामयाब रही कि हम जब सेमीफाइनल स्पेशली फ्रांस से जीत कर शूट आउट पे फाइनल में पहुंचे हैं तो हमने पाकिस्तानी अवाम को, हॉकी लवर्स को कनेक्ट किया है हॉकी के साथ, हमने अट्रैक्शन क्रिएट की है और जिसकी वजह से हाई होप्स हो गई थी फाइनल में। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम पोस्टमार्टम करते हैं, रिव्यू करते हैं अपने सारे सिनेरियो को देखते हुए, तो हमें लगता है कि शायद जो फेस्टिविटी है या सेलिब्रेशन थी थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे काफ़ी अरसे से, क्योंकि 11 साल बाद हम FIH के इवेंट में किसी में फाइनल में पहुंचे हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है प्रोलॉन्ग कर गया, जिसकी वजह से बॉडी लैंग्वेज जो है मैच के शुरू में वो एक्टिव और शार्प नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी। फिर आप सबको पता है कि शुरू में जो जल्दी 2 गोल हो गए उसकी वजह से प्रेशर पड़ गया, फिर तीसरा चौथा, और फाइनल में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो सका। इसमें भी कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंड ने एक अच्छी तैयारी के साथ आए थे, और मैं यही कह सकता हूं कि हमारा आगे सफर जारी रहना है हॉकी खेलने का, और हमने वी हैव लर्न द लेसन फ्रॉम दैट फाइनल, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करें और बेहतरी की तरफ जाएं इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा ताहिर जमान साहब, अगर FIH प्रो लीग के बारे में बात करें तो भारतीय टीम आखिरी पोजीशन पर चली गई है, इवेंट से बाहर है, इस पर क्या कहेंगे? उनकी कारकर्दगी कैसी रही? वो भी पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं? जी, वुमेन्स में ऐसा ही है। वुमेन में प्रो लीग में भारत की टीम आखिरी नंबर पे है, वो रेलीगेट में हल हो जाएगी, और मेंस में बड़ी मुश्किल से बचे हैं, सेकंड लास्ट हैं वो, वहाँ पे आयरलैंड जो है वो फाइनल लास्ट पोजीशन पे है स्टैंडिंग में, और वो रेलीगेट हो जाएगी। देखिए ये ऐसा ही होता है, प्रो लीग जो है वो दुनिया की टॉप जो 8 या 10 टीमें कह लें, 8 से 10 या 9 टीमें जो हैं वो खेलती हैं, और ये एक ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जहाँ पे अब, क्योंकि जब से वर्ल्ड रैंकिंग का जो प्रोसीजर चेंज किया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने, कि आपने जो भी मैच खेलना है उसमें जीतने पे आपको पॉइंट मिलेंगे और हारने पे आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। तो जब आप दुनिया की टॉप 9 टीमों के साथ खेल रहे होंगे और आपकी जो पोजीशन है दूसरी टीमों के मुकाबले में रैंकिंग वाइज नीचे है, तो इस चीज़ का अंदेशा तो रहता है कि अगर आप अच्छी तैयारी के साथ नहीं हैं तो आपके पॉइंट्स काफ़ी कट सकते हैं, आप रेलीगेट भी हो सकते हैं। लेकिन सेम टाइम देखें एडवांटेज क्या है, अब पहले तो ये अट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन अब प्रो लीग में ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन क्रिएट कर दी गई है कि जो भी टीम प्रो लीग खेलेगी, अगर तो वो वर्ल्ड कप का ईयर है तो डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी, अगर वो ओलंपिक साइकिल का ईयर है तो डायरेक्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये कुछ लेने और देने वाला सिलसिला देखें तो जो है तो बड़ा टफ प्रो लीग में सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस पोजीशन पे हम हैं, अपनी टीम को कहाँ देखते हैं प्रो लीग में? मतलब अगले साल हम कुछ कर सकते हुए नजर आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह, मैं उसी पे आ रहा था कि जिस पोजीशन में हम हैं, हम अपने आप को उस वक्त तक बेहतरीन मैचेस के लिए या बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलने के लिए तैयार नहीं कर सकते जब तक हम उनसे खेलेंगे नहीं। तो प्रो लीग जो है हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलें, और जब उनसे हम अपने से तगड़े पहलवान से हमारी पंजा आजमाई होगी, जोर आजमाई होगी, तो फिर हमें पता चलेगा हम कितने पानी में हैं। मुझे लगता है कि ये बेस्ट मौका है कि हम एक तो प्रो लीग में पार्टिसिपेट करें और अपने से बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलें, ताकि हमें अपने मौजूदा जो हमारे पास स्ट्रेंथ है पाकिस्तान हॉकी टीम की, उसको एवेल्युएट करने का मौका मिले, और उसके बैकअप को तैयार करने के लिए किन चीज़ों का हमें ख्याल करना पड़ेगा जो कि हाई लेवल हाई परफॉर्मेंस हॉकी में रिक्वायर्ड होती हैं, उसके ऊपर भी काम कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली चैलेंजिंग है, खासतौर पर बच्चों के लिए या मैनेजमेंट के लिए। हमें ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए कि यार अगर हम जाएंगे तो पॉइंट्स कटेंगे और आपकी रैंकिंग भी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन हम तो इस चीज़ पे कहते हैं कि नहीं, हम ये चैलेंज लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम प्रो लीग में जाएं और बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलें, ताकि हमें अपने आप को भी बेहतर बनाने का मौका मिले। ताहिर साहब, प्रो लीग से पहले पाकिस्तान ने इंडिया में जाना एशिया कप खेलने के लिए, और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि इंडिया ने कहा कि जब तक हमारी हुकूमत अगर इजाज़त देगी तो फिर ही हम पाकिस्तान को मदऊ करेंगे। तो इससे समझते हैं कि पाकिस्तान को इस एशिया कप के महाज पर थोड़ा तनहा नहीं करने की कोशिश की जा रही। पाकिस्तान इसको कैसे कैटर कर सकता है कि हम भी वहाँ जाएँ, और अगर वहाँ नहीं जा सकते तो कोई ऐसी लॉबिंग की जाए कि जो एशिया कप है उसको मुंतकिल किसी दूसरी जगह पर कर दिया, जैसे कि क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं?
ये यूसुफ भाई बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं जानता हूँ जितना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के रूल्स को और एशियन हॉकी फेडरेशन के रूल्स को, मुझे नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तान की मर्जी चलेगी या इंडिया की मर्जी चलेगी। इंडिया की भी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल फेडरेशन है या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उनके जो बाई लॉज हैं उनको फॉलो किया जाएगा और हम लोग अपनी हर लिहाज से तैयारी रखेंगे। बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगी हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा ताहिर साहब, क्या समझते हैं, डेली अलाउंसेस का मामला भी उठा था, क्या वो हल हो गया? क्या उससे भी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट हुआ है? देखिए उस पर काम तो हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जैसे मैं पहले भी शुरू में आपके प्रोग्राम के मैंने कहा कि हमने ये कोशिश ज़रूर की है कि लोगों को हमने हॉकी की तरफ अट्रैक्ट किया है। हम लाए हैं पाकिस्तानी हॉकी लवर्स को हॉकी की तरफ खींचकर, और उस वजह से ये मौका है। लड़कों को भी पता है कि ये मौका है कि हमें जिन चीज़ों के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अवाम के साथ, वो इक़्तिदार है, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनके साथ शेयर किए जाएं, ताकि उनको पता चले कि अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं और हमें वो सहूलियत भी नहीं मिल रही जो हमें मिलनी चाहिए, तो अगर हमें अच्छे तरीके से हमारी वेलफेयर पे काम किया जाए, हमारे मुआशी हालात जो है वो बेहतर किए जाए, तो हम इससे बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है जो आप कह रहे हैं कि डेली अलाउंसेस भी ना मिले हों, फिर भी लड़कों को मोटिवेट करना। मैं हर प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि ये सारा क्रेडिट इन बच्चों को जाता है, खिलाड़ियों को जाता है। इतने पैशनेट है हॉकी के लिए ये लोग। सलीम साहब, मैं हॉकी के हवाले से आपसे सवाल करना चाहती हूँ, आप क्या समझते हैं इंडिया हॉकी के मैदान में भी हमें क्रिकेट की तरह ही तंग करेगा? और हॉकी के लिए जल्दी जल्दी कुछ सजेशंस अगर आप देना चाहें तो, टाइम कम है। मुझसे पूछा है आपने? जी 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 सलीम साहब, आप ही से पूछें। बिल्कुल तंग तो करेगा इंडिया, क्योंकि इंडिया का काम ही यही है कि तंग करे पाकिस्तान को, और खेलों के शोबे में भी वो करेगा। यहाँ पे अब ये आईसीसी की तरह है, हॉकी की FIH, या फिर उसमें थोड़ा दम है, ये चीज देखने वाली होगी कि अगर उन्होंने भी कुछ स्टैंड लिया। सबसे अच्छा तो ये कि फिर यूसुफ साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज दी कि एक पाकिस्तान इंडिया की हॉकी फेडरेशन को साथ बिठाए, इंटरनेशनल फेडरेशन, और उनका कॉन्ट्रैक्ट करा दे हाइब्रिड मॉडल वाला कि ठीक है तुम्हें उधर नहीं जाना, इनको उधर नहीं आना, ठीक है तीसरे मुल्क में मैच खेलेंगे क्रिकेट की तरह, मसला ही हल हो जाएगा जैसे क्रिकेट में अब हो चुका है। सही, ये मसला हल हो जाएगा अगर बिल्कुल क्रिकेट की तरह जो है वो हाइब्रिड मॉडल हॉकी में भी जो है हम लोग वो लेके आए, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान के जो मसला है वो हल हो जाएगा। नाज़रीन, आज जो है आज के लिए इतना ही बहुत, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। कल आएंगे और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।